क्या लाइव है? नमस्कार, माफ़ी भी चाहूँगा, दोबारा से हम लोग लाइव में जुड़े हैं और दरअसल टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो है बीच में लाइव बाधित हो गया और हम लोग जो है आपसे डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो फिर से इस लाइव के जरिए जो है अब तक आप जो दर्शक जो साथी देख पा रहे थे, हम लोगों ने दुमका और गोड्डा पे बातचीत कर ली है कि क्या कुछ स्थितियां वहां पे दिखाई दे रही है। आप दुमका को लेकर के मनोज पांडे, मेरा और सनी सरद, हम तीनों का ओपिनियन आप समझ गए कि क्या कुछ चल रहा है, और गोड्डा को लेकर के भी हम लोगों ने अपनी बातचीत रख दी है। अब राजमहल पे चलते हैं और राजमहल में क्या कुछ चल रहा है। वहाँ पे आपको मालूम है कि वहाँ विजय हांसदा झारखंड मुक्ति मोर्चा के फिर से वहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे। एकमात्र सीट जो झारखंड मुक्ति मोर्चा 2019 में चुनाव जीती वो राजमहल की ही सीट थी। वहाँ पे ताला मरांडी को इस बार बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन तीसरे शख्स एक लोबिन हेम्ब्रम खड़े हो गए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक रहे हैं, उनको पार्टी ने अभी हालांकि निकाल दिया है। मनोज पांडे वहाँ पे कैंप कर रहे थे। पांडे जी, राजमहल को लेकर के क्या ओपिनियन है, क्या देख पा रहे हैं? मतदान कंप्लीट हो गया है। देखिए, मेरे अनुसार से जो वो हैट्रिक लगा सकते हैं विजय हांसदा, और उनके खिलाफ जो माहौल था चुनाव ऐलान होने के साथ, लेकिन जैसे जैसे नज़दीक आता गया चुनाव उनके पक्ष में होता चला गया। जैसे लोबिन हेम्ब्रम या तो संसाधन की उनके पास जो कमी दिख रही थी, उस तरीके से वो पूरे लोकसभा का भ्रमण नहीं कर पाए। उनकी प्रचार गाड़ियां भी कम दिख रही थी। और एक जो मुस्लिम समुदाय में विजय हांसदा को लेकर एग्रेशन था पहले, वो धीरे धीरे पट गया। आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद से वो वोटर यू टर्न एकदम से मारा। और सबसे अहम फैक्टर रही वहाँ पे कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन ने उस पूरे लोकसभा में आप यूं कह सकते इतनी सभाएं की, इतनी रोड शो की, और उनकी सभा में अप्रत्याशित, मैं तो यहाँ कहना चाहूँगा, मैंने उसी स्थान में गुरुजी का भी देखा है और हेमंत सोरेन का भी देखा है। उनकी सभाओं से कहीं अधिक भीड़ थी कल्पना सोरेन की सभा में। हालांकि उस दिन हटिया का दिन था, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ, लेकिन इन दोनों नेताओं से अधिक था। कल्पना सोरेन को देखने के लिए सिर्फ ये नहीं कि जेएमएम का कोर वोटर आ रहा था, उनको सुनने के लिए और भी वोटर आ रहे थे जो सामान्य तौर पे माने जाते हैं कि वो बीजेपी के कोर वोटर है। हिलेंगे बाउंड्री से इतर भी लोग कल्पना सोरेन को देखने सुनने जा रहे हैं। वो इंडिया अलायंस में पूरे 14 लोकसभा में देखेंगे तो सबसे बेहतरीन स्टार प्रचारक मेरी नजर में वो उभर कर सामने आई है। बोलने चालने की अगर चीज में देखें, भाषाई शैली, भाषण देने की बातचीत करें तो झारखंड में जिस तरीके का कम्युनिकेशन स्किल उनके भीतर देखा जा रहा है, तो अगर ईमानदारी से अगर बोला जाए तो सबसे बेहतरीन वक्ता के तौर पे वो उभरी हैं। और लगातार जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक तकरीबन 151 सभाएं उन्होंने लोकसभा के चुनाव में की। हालांकि वो खुद भी चुनाव लड़ रही थी, गांडे विधानसभा का उपचुनाव। तो ये सारे सभाओं को मिला करके उनके तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से बताया गया कि 151 सभा जो है कल्पना मुर्मू सोरेन ने की है। हालांकि ये बहस का मुद्दा नहीं है, फिलहाल हम लोग बातचीत इस पे कर रहे हैं कि राजमहल में क्या कुछ चल रहा है। पांडे जी के मुताबिक राजमहल में झारखंड मुक्ति मोर्चा बढ़त में है, विजय हांसदा फिर से सांसद बन के जा सकते हैं। सनी, आपको क्या लग रहा है? मुझे भी यही लग रहा है कि राजमहल में विजय हांसदा बढ़त में है। इसके बावजूद कि विजय हांसदा के प्रति बहुत नाराज़गी थी, कई गांवों में उनका विरोध भी हुआ शुरू में, लेकिन उसके बाद माहौल बदला। माहौल तब बदला जब आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद मतलब बीजेपी को फ़ायदा नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो है इसका ज़्यादा फ़ायदा हुआ। एक तो है कि मुस्लिम वोटर जो है वो तो पहले से ही इंटैक्ट रहते हैं, गोलमंद रहते हैं, वो थे। और आदिवासी वोटरों में भी एक मैसेज गया कि भाई इस इलाके से एक हेमंत सोरेन को पहले जेल भेजा गया, फिर अब जो है आलमगीर आलम को जेल भेज दिया गया। इसके अलावे जो फैक्टर मानकर चला जा रहा था कि लोबिन हेम्ब्रम के आने के बाद बहुत दिलचस्प हो जाएगा मुकाबला, लेकिन लोबिन हेम्ब्रम बहुत कमाल नहीं कर पाए। वो जो खुद बोरियो से विधायक आते हैं, जो जानकारी है उसके अनुसार बोरियो में ही वो पीछे हो गए हैं। वहाँ से जो है जेएमएम लीड करती हुई दिखाई दे रही है। और पहले भी हम लोग चर्चा करते रहे हैं कि हेमलाल मुर्मू जो बरहेट से पहले विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं झारखंड में,
तो वो कैंप कर रहे हैं पिछले 1 साल से। तैयारी यही है कि वहाँ से बोरियो से चुनाव भी लड़ेंगे विधानसभा का। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक टारगेट भी था कि लोबिन हेम्ब्रम जहाँ से जीत कर आते हैं वहाँ से लोकसभा के चुनाव में उस विधानसभा से जेएमएम लीड ले, और मुझे लगता है कि इसमें जेएमएम जो है वो सफल भी हुआ है। आप बड़ी बात बोल रहे हैं। ताला मरांडी भी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो भी बोरियो से आते हैं, और आप ये बोल रहे हैं कि लोबिन हेम्ब्रम तो पीछे गए ही गए, ताला मरांडी भी पीछे चले गए बोरियो में, और विजय हांसदा वहाँ से भी लीड कर रहे हैं। यही जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसके अनुसार तो यही है। हालांकि ताला मरांडी भी बहुत मजबूती इनके साथ चुनाव लड़े हैं। एक उनको फ़ायदा यही हुआ कि जो विजय हांसदा के प्रति जो नाराज़गी थी, उन नाराज़ वोटरों को थोड़ा अपने पक्ष में वो करने के इसमें रहे। लेकिन मान के चला जा रहा है कि संथाल परगना की जो 3 सीटों पर आज मतदान संपन्न हुआ, उस 3 सीट में सबसे श्योर सीट कोई है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले भी वहाँ से जीतती रही है, वो राजमहल सीट ही है। तो बिल्कुल जैसा कि मनोज पांडे बोल रहे हैं, सनी शरद भी बोल रहे हैं, मेरा भी ओपिनियन और जो फीडबैक राजमहल से मिल रहा है उसके मुताबिक विजय हांसदा फिर से सांसद बन करके जा रहे हैं। उनकी जीत जो है दिखाई दे रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को यहाँ पे बढ़त है। इन 14 सीटों में से, झारखंड के 14 सीटों में से एकमात्र ऐसी सीट राजमहल की सीट है जहाँ पे ज़्यादातर लोग आपको यह कहते, देखते, बोलते जो है सुने जाएंगे, जिसमें लोग ये दावा कर रहे हैं कि राजमहल की सीट जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत रहा है। संथाल की 3 सीटों पे मतदान आज कंप्लीट हुआ है। 11 पे पहले ही हो गया था। देश भर में जो मतदान का जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुका है। एग्जिट पोल भी आ ही रहा है। एग्जिट पोल की खबरें आप तक पहुंची गई होंगी। 4 तारीख को मतगणना होना है। मतगणना के दिन तक आप लोग इंतजार कीजिए। बहरहाल इन 3 सीटों में 2 सीटों पे दुमका और राजमहल पे झारखंड मुक्ति मोर्चा को बढ़त दिखाई दे रहा है। और तीसरा जो गोड्डा की सीट है, गोड्डा की सीट पे कांटे का मुकाबला है। प्रदीप यादव भी जीत सकते हैं, निशिकांत दुबे भी जीत सकते हैं। दोनों झारखंड के कद्दावर नेता हैं, फायर ब्रांड नेता हैं, और दोनों के तरफ से जो है जीतोड़ मेहनत कोशिश की गई है। दोनों की जो पार्टियां हैं, जो इनके नेता हैं, समर्थक हैं, वो दिन रात मेहनत कर रहे थे। और ऐसे में गोड्डा को लेकर के सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है। कांटे का मुकाबला है। अब 4 जून को ही पता चल पाएगा कि आखिर क्या कुछ हुआ है। अब हम लोग जो टीवी चैनलों का जो एग्जिट पोल है उस पे आते हैं कि झारखंड में 14 सीटों में से किसको कितना मिल रहा है, एनडीए को कितना सीट मिल रहा है, इंडिया को कितना सीट मिल रहा है, और कौन जो संस्था है एग्जिट पोल करने वाला वो किसको कितनी सीटें दे रहा है। पांडे जी के पास आंकड़ा है। सबसे पहले तो पांडे जी ये बताइए कि क्या होने जा रहा है। देखिए, जो भी एजेंसियां 1 2 3 4 5 6 7 8 एजेंसी पूरा देश भर में सर्वे की है, उनके मुताबिक प्रधानमंत्री 8 हैं, जो 3 का भी क्लियर नहीं आया है। बाकी 5 का क्लियर आया है कि प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। सबने 350 प्लस एनडीए को ही सीट दिया है। एक सीएनएक्स है जिसने 371 से 401, जो अब की बार 401 मतलब 400 पार का नारा लगाया जा रहा था, तो वो संभावना सीएनएक्स ने दिखाया है कि 371। एक बड़ी खबर है, हालांकि आप तक ये खबर पहुंच गई होगी। इंडिया टीवी और सीएनएक्स का जो एग्जिट पोल है, जो इंडिया टीवी पे आता है, उस पे एनडीए को जो है 371 से 401 सीटें बताई जा रही है। तो एक तरीके से जो 400 पार का जो नारा था, एकमात्र सीएनएक्स जो है उसने इस नारे को जो है सही साबित करता होते हुए दिखा रहा है। और 401 371 से 401 बताया गया है, इंडिया टीवी पे ये दिखाया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि भाई 371 मिनिमम और मैक्सिमम 401 सीटें आ रही है। और इसके बाद जन की बात है, वो 362 से 392 सीट दिखा रहे हैं कि एनडीए को आ सकता है, मतलब 400 से 8 कम अगर मैक्सिमम लिमिट में जाए, और अगर मिनिमम लिमिट में जाए तो 40 कम, मतलब 338 कम। तो ये भी बता रहे हैं कि एनडीए को 362 से 392 सीट तक आ सकता है। ये जन की बात है, ये जन की बात एजेंसी के तरफ से जो सर्वे किया गया है, एग्जिट पोल जो आया है, उसमें मिनिमम 362 और मैक्सिमम 392
392, 400 से 8 सीट महज कम। एक चीज तो स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित हुए तो 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अब तक जो एग्जिट पोल का जो आंकड़ा है बहुत कम ही मौके पे जो है गलत साबित हुए हैं, लेकिन गलत भी साबित हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, बिल्कुल गलत हुए हैं। कई बार बिहार के चुनाव में आप देखिए कि कई बार पूरा का पूरा पलट गया है मामला। और इसके बाद भी कई लोग जो है सवाल उठाते रहे हैं कि भाई ये सर्वे करने वाले लोग पूछते किससे हैं। अब अपने परिवार में, अपने मोहल्ला में, अपने आस पड़ोस पूछ कर देखिए, लेकिन एक आइडिया के आधार पर सर्वे होता है। पूछें जिससे मतलब सटीक तो बैठ ही जाता है लगभग मौके पे। बिल्कुल बैठ जाता है। देखिए, हम लोग भी अगर चुनाव में घूमते हैं तो ऐसा नहीं है कि हर एक वोटर से पूछते हैं। 1 लाख या 1,000 में एक व्यक्ति से पूछे और उस हिसाब से अपना अंदाज़ा लगा लेते हैं कि क्या होने वाला है। एक माहौल के आधार पर भी ये खास करके देश का जो चुनाव है वो होता है और उसी हिसाब से ये अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। हाँ, मतलब जैसे महिलाएं खाना बनाती है तो चावल एक एक करके दाना तो उठा करके चेक करती नहीं है, एक दाना छुई और उससे समझ में आ जाता है कि चावल पक गया है। इसी आधार पे भले ही एक बातचीत होते रहती है कि भाई ये एग्जिट पोल करने वाले पूछते किससे हैं। कई कम लोग मिलेंगे आपके जो अभी आप जो दर्शक जुड़े हुए हैं, हो सकता है कि आप में से किन्हीं से बातचीत हुई हो या फिर आपके किसी परिवार से बातचीत हुई हो, लेकिन ऐसे कम ही लोग मिलते हैं जो दावा करते हैं कि भाई एग्जिट पोल वाले हमसे भी बातचीत किए थे। लेकिन जो आंकड़ा आ रहा है वो एनडीए के लिए खुशखबरी लेकर के आया है और वो आंकड़ा बेहद ही आगे तक जा चुका है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नेक टू नेक वाली स्थिति है कि वो कुछ कम भी हो सकता है। आप देखिए कि 401 सीट तक जो है एनडीए को दे दिया गया है इंडिया टीवी के मुताबिक, जो सीएनएक्स इंडिया टीवी के लिए जो है एग्जिट पोल करता है, और इसके मुताबिक 401 सीटें दी गई हैं। देखिए, टुडे चाणक्य और इंडिया टुडे एक्सिस, इन लोगों का सैंपल साइज हमेशा बहुत बड़ा होता है। तो अभी इन दोनों का आया नहीं है क्लियर। अभी ये लोग सीट एक एक करके खोल रहे हैं। तो और बाकी जो डायनेमिक है, डी डायनेमिक, ये 371 सीट क्लीन दे रहे हैं कि 371 आ जाएगा एनडीए को। उसके अलावा एक है PMARQ, ये 359 सीट दे रहे हैं कि एनडीए के खाते में पड़ेगा। मार्टिज 353 से 368 दे रहा है। तो ये 3 लोगों का सैंपल साइज किसका कितना बड़ा है उस पर डिपेंड करता है। ये डाटा आपके पास है सनी कि झारखंड में जो 14 सीट है उसमें जो इन टीवी चैनलों के लिए जिन एजेंसियों ने आंकड़ा निकाला है, एग्जिट पोल किया है, झारखंड में किसको कितनी सीटें दी गई है? देखिए, इंडिया टुडे एक्सिस 8 से 10 सीट दे रहा है एनडीए को, और उसके अलावा जो सीएनएक्स है वो 10 से 12 सीट दे रहा है झारखंड में। उसके अलावा जो भी हैं मार्टिज है, PMRU के, जनमन की बात, ये लोग 11+2 मतलब 13 सीटें तक जो हैं इन लोगों ने दिया है। हाँ, तो इंडिया टुडे और इंडिया टीवी का जो डाटा है, इंडिया टुडे और इंडिया टीवी का डाटा, हाँ, वो 10 से 12 का डाटा इंडिया टीवी का है, सीएनएक्स का है झारखंड के लिए, और 8 से 10 सीटें जो है इंडिया टुडे ने दिया है। हम लोग भी जो घूम करके अब तक आए हैं सनी, आपको क्या लगता है झारखंड में कितनी सीटें इंडिया को आने मिलने वाली है? मुझे लग रहा है कि 10 1 + 1 माइनस हो सकता है या तो 11 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। आपका पांडे जी? मेरा मानना है कि 9+1 ऊपर नीचे, मतलब 8 भी एनडीए को मिल सकता है। हाँ, 8 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है। तो कुल मिलाकर के जो 10 सीटों की जो संख्या है वो मिलती हुई दिखाई दे रही है एनडीए के हिस्से में, और 4 सीटें जो है, आप इसको ऐसे समझिए कि हम लोग चूंकि जब झारखंड घूम रहे हैं तो 10 और 4 की जो बातचीत ज़्यादातर निकल करके आ रहा है। अगर सनी शरद की भी अगर बातचीत अगर आप समझ पा रहे होंगे तो 9+-1 दे रहे हैं ये, तो 10 सीटें ऑलरेडी 10+-1 दे रहे हैं, मतलब 11 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। तो 3 सीटें कौन सी ऐसी आप देख पा रहे हैं जो आपको लगता है कि ये इंडिया अलायंस यहाँ पे जीत सकता है? मुझे लगता है एक तो राजमहल,
दूसरा खूंटी, जिसकी चर्चा बहुत है, लेकिन अभी हाल के 2 दिनों से ये चर्चा शुरू हुई कि भाई बहुत कम वोटों से अर्जुन मुंडा भी जीत सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि राजमहल, खूंटी और सिंहभूम और लोहरदगा दोनों में से एक सीट, 3 और एक सीट हो सकता है कि दुमका भी हो। मतलब दुमका पे आप मान रहे हैं कि फाइट है, और दुमका या नहीं तो कोई एक जनरल सीट। तो कोई कौन सा, मतलब आप जब घूम रहे हैं। जनरल सीट में एक तो है कि गिरिडीह, एक है गोड्डा और एक है कोडरमा। इन तीनों में से कोई एक सीट। तो देखिए सनी बोल रहे हैं, बड़ी बात बोल रहे हैं कि गिरिडीह, कोडरमा और गोड्डा में से कोई एक सीट इंडिया अलायंस के पास भी जा सकता है। कोई मतलब आप ये मान रहे हैं कि इन तीनों सीटों पे जबरदस्त मुकाबला है, ऐसा लग रहा है। आप बताइए पांडे जी, कौन सा 6 सीट आप गिन लिए इंडिया अलायंस के लिए? देखिए, 5 ट्राइबल सीट में फाइट ज़बरदस्त है। उसमें कोई क्लियर कट ये नहीं कह सकता कि ये सीट मुख्य व्यक्ति ने जीत लिया और जीत लिया। जहाँ तक हार और जीत का बात है, तो कांग्रेस के खाते में एक खूंटी जाता ज़्यादा दिख रहा है और राजमहल जेएमएम के खाते में जा रहा है, ये लगभग स्पष्ट है। और इसके अलावा बाकी बचे जो 3 सीट हैं ट्राइबल सीट, इन तीनों में फाइट ज़बरदस्त है। नहीं, जब आप 9 +-1 दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि 9 + 1 10 सीट होगा। अगर एनडीए बहुत लाएगा तो 10 सीट आपके मुताबिक। तो कौन 4 सीट है? खूंटी और राजमहल तो आपने दे दिया, बाकी का 2 सीट और कौन है जो आपको लग रहा है कि इंडिया अलायंस का होने जा रहा है? चाईबासा है, हाँ? लोहरदगा है, दुमका है। तो 3, अच्छा वो +-1 में जो आप जा रहे हैं। और जनरल सीट में एक सीट जो वो बता रहे थे कि कोडरमा, गिरिडीह और उन्होंने एक सीट का क्या लिया, गोड्डा। तो मैं गोड्डा को नहीं देख रहा हूँ उस तरीके से सस्पेंस में। गोड्डा मान रहे हैं निशिकांत? हाँ, गोड्डा में मान रहा हूँ कि अपर एज है बीजेपी के लिए। मतलब निशिकांत दुबे जी जीत रहे हैं आपके मुताबिक? हाँ, वो एक जीत रहे हैं सीट। और गिरिडीह सीट पर जो ये कह रहे हैं, गिरिडीह सीट पर अभी आकलन में स्पष्ट तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ। गिरिडीह सीट फंसा हुआ है, मतलब जयराम महतो के कारण ये सीट फंसी हुई है। क्या लगता है आपको गिरिडीह में क्या हो सकता है? गिरिडीह में चूंकि अब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान वोटर पे ही डिपेंड कर रहा था वो सीट। अगर उनका विभाजन हुआ होगा तब तो सीपी चौधरी के लिए, आसू पार्टी के लिए जीत होगा, क्योंकि वो जनरली ऐसे आप देखेंगे तो 45% अर्बन सीट है। अगर मुसलमान वोटर टर्न अप कर गए होंगे जयराम के पक्ष में तो जयराम की जीत हो जाएगी। अगर जेएमएम के पक्ष में होंगे तो वो जेएमएम की जीत हो जाएगी। अगर लेकिन मत का विभाजन हुआ होगा तो यहाँ पे आसू जीत जाएगी। कितना मत का विभाजन? अगर 2-4-5% मुसलमान टूट करके अगर जयराम महतो के पक्ष में चला गया हो, वैसे नहीं, तब क्या स्थिति होगी? तब तो सीपी चौधरी की जीत हो जाएगी। लेकिन अगर उससे ज़्यादा मार्जिन अगर टूटेगा तो मतलब वो कोई भी जीत हार वो स्थिति तो नहीं दिखाई दे रही है, पड़ रही है। इसका मतलब आप ये मान करके चल रहे हैं कि अगर 5% से ज़्यादा वोट जयराम महतो ने मुसलमानों का काटा तब चंद्र प्रकाश चौधरी की जीत वहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। नहीं तो फिर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कैंडिडेट हैं मथुरा महतो, उनकी जीत भी हो सकती है। उनकी भी जीत हो सकती है। और दूसरी बात, जो महतो वोटर जो है, जो एक उसका एक बड़ा चंक जा रहा था शुरू से ही आसू पार्टी में, उसमें एक बड़ी बहुत भारी सेंधमारी जयराम महतो ने की है। लेकिन उनके अलावा महतो वोटर वहाँ पे हमेशा से थोड़ा सा जगन्नाथ महतो के भी साथ रहा है जो जेएमएम का है, और इंक्लाइंड रहा है मथुरा महतो के साथ। तो वो वोटर जो है, यूथ जो वोटर था जेएमएम का, वो तो जयराम के साथ चला गया। लेकिन उनके जो एडल्ट वोटर हैं, और ख़ासकर यूँ कहे कि जो जेएमएम के एडल्ट महतो वोटर, वो अगर इंटैक्ट रहे होंगे तभी इनका जेएमएम का रास्ता बनता है। लेकिन अगर वो भी चले गए होंगे
तो निश्चित तौर पे यही एकमात्र सीट है जो ट्रायंगुलर मतलब में फाइट देकर, हाँ मतलब पांडे जी यहाँ पे समझ नहीं पा रहे हैं कि होने क्या जा रहा है। हाँ, कोई नहीं समझ पा रहा है। पांडे जी क्या, कोई भी मुझे लगता है कि किसी से भी पूछिएगा गिरिडीह को लेकर तो बहुत क्लियर नहीं है। यही एक सीट है जिसमें कि तीनों कैंडिडेट जो हैं, जो प्रमुख दो, हर जगह तो आमने सामने की लड़ाई है, लेकिन गिरिडीह एक ऐसा सीट है जिसमें कि ये लड़ाई त्रिकोणीय है और ये तीनों एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, कैंडिडेट हो या पार्टी हो, कि नहीं लड़ाई जो है मजबूत है और सबके अपने दावे हैं। अब ये चार को ही साफ हो पाएगा कि आखिर हुआ क्या है। एक चीज जो पांडे जी की बातचीत से निकल कर गया है उसमें एक मजबूती दिखाई देती है, दम दिखता है। वो ये है कि अगर गिरिडीह में 5% वोट भी अगर जयराम महतो ने मुसलमानों का काटा, जो कि सीधे तौर पे वो वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, कांग्रेस का है, इंडिया अलायंस का है, तब जाकर के जो है वो उसका बेनिफिट्स चंद्र प्रकाश चौधरी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। और लगभग स्थिति यही है कि गिरिडीह भी खींच तीर करके जिस तरीके से मोदी जी के नाम पे बाकी के जो गैर आरक्षित सीटें निकल रही है, गिरिडीह की सीट भी जो है संभवतः चंद्र प्रकाश चौधरी के पक्ष में ही जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ऐसा मेरी समझ है और जो मैं ये मान करके चल रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। क्योंकि जयराम महतो जो वोट लाए हैं वो सबसे ज़्यादा उनके पास जो वोट है वो कुर्मी जाति का ही वोट है। दूसरी जातियों का वोट कितना जुड़ पाया, हालांकि उनके लोग यह दावा करते हैं कि मुस्लिम वोट उनके साथ अच्छा खासा जुड़ा है, लेकिन वो उस हिसाब से जुड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है जिससे जयराम महतो की जीत सुनिश्चित हो, या फिर बहुत बड़ा नुकसान जो है मथुरा महतो को, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट रहे हैं। नहीं, वहाँ कोई स्पष्ट नहीं कह सकता, जीत हार वहाँ बहुत कम से होगा, ये बात तय है। लेकिन वहाँ पे ये स्पष्ट नहीं कह सकते कि ये वोटर, क्योंकि यूथ जो वोटर अधिकतर थे, जो टी शर्ट और जीन्स पहन रहे हैं या टी शर्ट और ट्राउजर पहन रहे हैं, उनमें दीवानगी थी जयराम, महिलाओं में भी। हाँ, लेकिन जो पुराने वोटर हैं जेएमएम के, वो भी इंटैक्ट दिख रहे थे, 50+ वाले। हाँ, तो एक बड़ा चंक जो जयराम महतो ने डैमेज किया है, वो मैं मान रहा हूँ कि आजसू के वोटर को ही ज़्यादा वो उन्होंने डैमेज किया है। आजसू का एक बड़ा चंक उनके साथ खड़ा हो गया। आजसू का कौन सा बड़ा चंक? जो कुर्मी जाति का वोट है वही, या फिर आप ये मान रहे हैं कि जो बीजेपी का जो कोर वोटर है, जो कैडर है, भले ही वहाँ पे आजसू जी खड़ा हो या फिर आजसू के कैंडिडेट हो या फिर किसी और के भी कैंडिडेट हो, क्या बीजेपी के कैडरों में भी आप मान रहे हैं कि सेंधमारी हो गई है? बीजेपी के कैडर नहीं, पर पचपौनिया वोट में सेंधमारी हो चुकी है और इसी वजह से यहाँ पे जेएमएम एक एज दिख रहा है। क्योंकि अगर ये अच्छा वोट जयराम महतो लाते हैं तो ये जेएमएम का रास्ता बना सकते हैं वहाँ पर, मतलब मथुरा महतो सांसद हो सकते हैं अगर इनके पास वो पचपौनिया वोट जो है वो एक अच्छा खासा वर्ग में चला गया है तो। क्योंकि देखिए पूरे 14 लोकसभा में आप घूमे, मैं तो स्वयं घूमा, लेकिन कहीं पे भी मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं था, उम्मीदवारों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था। हर कोई मतलब जो एक बड़ा चंक जो है वो मोदी के पक्ष में ही खड़ा था इस बार भी, और वही आपको एग्जिट पोल के नतीजे भी दिखा रहे हैं कि मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन ये जो वोटर है, ये यकीन मानिए फैसला जो भी हो, लेकिन चंद्र प्रकाश चौधरी जी को उन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब सनी जो बोल रहे थे कि 10+-1 रह सकता है एनडीए, मतलब 11 भी एनडीए हो सकता है और 9 भी हो सकता है। पांडे जी का मानना है कि 9+-1 एनडीए रह सकता है, यानी कि 10 भी हो सकता है और वो 8 भी हो सकता है। मेरा जो मानना है, मैं जो समझ पाया हूँ, वो सनी जो मान रहे हैं वही मान करके मैं चल रहा हूँ कि 10 में +-1 हो सकता है। वो 9 सीटें भी एनडीए के हिस्से में आ सकता है और 5 सीट भी जो है इंडिया अलायंस जीत सकता है। उन 5 सीटों में कौन कौन से सीट हैं वो भी जो मैं समझ पा रहा हूँ, खास करके जो सुरक्षित सीटें हैं उस पे ज़बरदस्त मुकाबला होता हुआ मैंने देखा। और ख़ास करके हेमंत सोरेन का जो फैक्टर है कि जेल में रहते हेमंत सोरेन कैसे जो है सबसे बड़े स्टार प्रचारक के तौर पे रहे, भले ही वो प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, जाहिर सी बात है कि वो जेल में थे तो चुनाव प्रचार कैसे करेंगे, लेकिन इसके बावजूद मैं मान रहा हूं कि सबसे बड़ा अगर कोई स्टार प्रचारक था मौन रूप से जेल में रह करके भी, तो वो हेमंत सोरेन ही थे। और इन
5 सुरक्षित सीटों पे जो है व्यापक असर देखने को मिला तब, जबकि ट्राइबल वोटों में थोड़ा ही सही बीजेपी सेंधमारी हमेशा से करते रही है। और यही वजह है कि दुमका जैसी सीट पे बीजेपी चुनाव जीतते रही है। बाबूलाल खुद जीते, सुनील सोरेन पिछले बार भी चुनाव उन्होंने जीता, गुरुजी को चुनाव हराया। लेकिन इस बार अगर आप आदिवासी वोटरों का अगर वोटिंग पैटर्न अगर आप देखें तो उन्होंने यह नहीं देखा कि कौन मुंडा है, कौन हो है, कौन संथाली है, कौन उरांव है, बल्कि उन्होंने ये देखा कि हेमंत सोरेन ने किसको कैंडिडेट बनाया है, भले ही वो कांग्रेस पार्टी का हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा का। सुरक्षित सीटों पे ट्राइबल्स के लिए हेमंत सोरेन सबसे बड़े फैक्टर रहे। और यही वजह है कि मैं भी ये मान करके चल रहा हूँ कि 10 +-1 हो सकता है और वो 9 तक भी जा सकता है। एक जो सबसे जो जीतती हुई सीट दिखाई दे रही है वो तो एक खूंटी है, जो इंडिया अलायंस के हिस्से में अर्जुन मुंडा जो मंत्री हैं, वो बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि 4 जून को ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या कुछ परिणाम में तब्दील हो पाया। लेकिन खूंटी की सीट जो सबसे जीतती हुई दिखाई दे रही है, पहले चरण में यहाँ पे मतदान हुआ, अर्जुन मुंडा हारते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। तो एक सीट तो ये हो गई। दूसरी सीट जो आखिरी चरण की है, जिसमें राजमहल है, राजमहल सबसे सुरक्षित सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए है, इंडिया अलायंस के लिए है, 2 सीटें हो गई। तीसरी सीट जो मैं देख पा रहा हूं कि वो दुमका की सीट है। दुमका की सीट पे भी ट्राइबल्स, मुस्लिम और क्रिश्चियन समुदाय ने खुल करके बाकायदा वोटिंग किया है। और जो भी जिस तरीके की खबरें वहाँ से निकल करके आई, और मैं जब वहाँ पे रहा और मैं जब देख रहा था चीज़ों को, तो किस तरीके से खास करके बसंत सोरेन ने माइक्रो लेवल पे वहाँ पे काम किया, बड़ी सभाओं से वो बचे और छोटे छोटे जो कस्बे हैं वहाँ पे जा करके उन्होंने टीम खड़ी करने की कोशिश की और पहले से गढ़ रहा है दुमका, तो उसमें बसंत सोरेन को एक मदद मिली। एक कोशिश ये भी रही कि बड़ी सभा वहाँ पे नहीं हो। एक ये भी हम लोगों ने बताया आपको कि कल्पना सोरेन का पूरे राज्य भर में सभा हुआ, लेकिन दुमका विधानसभा में, दुमका लोकसभा में की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, दुमका विधानसभा में कल्पना सोरेन की सभा नहीं हो पाई। तो आप देखिए कि वहाँ पे किस तरीके से बसंत सोरेन ने पूरा जिम्मा ले रखा था और पूरी कोशिश जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वहाँ पे भी की। और ये तीसरी सीट मुझे जो दिखाई पड़ रही है कि दुमका की सीट भी झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 3 सीटें हो गई और बाकी की जो 2 सीट हैं उसमें से चौथी सीट है चाईबासा की, सिंहभूम के तौर पे आप जानते हैं। सिंहभूम सीट पे हो और संथाली का एक मसला रहा। पहले चरण में यहाँ पे भी मतदान हुआ था। यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा जो बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ी थी और जीती भी थी, चुनाव के ठीक पहले वो बीजेपी चली गई और इस बार बीजेपी के टिकट पे जो है वो अपनी किस्मत आजमा रही थी। और उनके ठीक सामने जो है मुकाबले में थी जोवा मांझी, जो हेमंत सोरेन की कैबिनेट में मंत्री भी रही। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जब चंपाई कैबिनेट बना तो उसमें उनको जो है मंत्री पद नहीं दिया गया और इसी के बाद यह कयास लगाया भी जा रहा था कि जोवा मांझी वहाँ पे उम्मीदवार बन सकती हैं। एक मैसेज ये आया कि वो चूँकि संथाली हैं और वो हो बहुल इलाका है तो चाईबासा में, सिंहभूम में उनके लिए मुश्किल होगी। लेकिन फिर से वही बात मैं यहाँ पे रिपीट करूँगा, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि मुद्दा हेमंत सोरेन रहे आदिवासियों के बीच में। संथाली, मुंडा, हो, उरांव, ये सारे फैक्टर जो है एक तरीके से बोला जाए तो गौन हो गया। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हेमंत सोरेन जो है स्टार प्रचारक के तौर पे जेल में बंद रहने के बावजूद वो दिखे। और यही वजह है कि चाईबासा जैसी सीट पे पांडे जी भी बोल रहे हैं, सनी शरद भी बोल रहे हैं कि वहाँ पे कड़ा मुकाबला है। और वहाँ पे मैं जो देख पा रहा हूँ कि एज में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी चुनाव जीत सकता है। हालांकि मैंने पहले भी कहा कि 10 +-1 है, तो 3 सीटों के बाद खूंटी, दुमका, राजमहल, इन 3 सीटों के बाद चौथी सीट में जो है मैं इसको गिन रहा हूँ चाईबासा की। और 5वीं सीट जो है लोहरदगा की सीट है। जी हाँ, सुखदेव भगत लड़ रहे थे कांग्रेस पार्टी के टिकट पे। समीर उरांव जो भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी के टिकट पे। चमरा लिंडा एक फैक्टर जरूर रहे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक भी हैं, उनको हालांकि निलंबित कर दिया गया है पार्टी से, वो चुनाव लड़ रहे थे। तो यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला करने की जरूर कोशिश हुई, लेकिन वो चीज़ें होती हुई नहीं दिखाई दी।
और वही हेमंत सोरेन वाला जो फैक्टर है वो यहाँ पे भी काम करता हुआ दिखाई दिया। इसलिए मैं मान करके चल रहा हूँ कि लोहरदगा की सीट पे भी जो है कांग्रेस भी जीत सकती है और बीजेपी भी जीत सकती है। तो 10 ± 1 का जो मैं डाटा मैं अब तक जो लेकर के आ रहा हूँ अनुभव के आधार पे, हालांकि बार बार मैं बोल रहा हूँ कि 4 जून को ही स्पष्ट हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ सही ही हो जाए या फिर गलत ही हो जाए। तो ये अनुभव के आधार पे और उन इलाकों में घूमने के आधार पे मैं मान रहा हूँ कि सुरक्षित सीटों पे ज़बरदस्त मुकाबला हुआ है। वेव चला है एक तरीके से हेमंत सोरेन का। चुनाव परिणाम में क्या वो तब्दील हो पाता है नहीं हो पाता है, उसके लिए 4 जून का हम लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा। थोड़ा इंतज़ार आप लोग भी कीजिए। बाकी एग्जिट पोल का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक तो स्पष्ट हो गया है कि देश में फिर से प्रधानमंत्री मोदी जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। आखिर में कुछ अगर आप बोलना चाहते हैं सनी तो आप। नहीं, बिल्कुल वही खास करके झारखंड में इस चुनाव में यही देखने को मिला कि मुद्दा बहुत लोकलाइज्ड हुए और ये पूरे देश में पता नहीं हो पाया नहीं, क्योंकि राम मंदिर माना जा रहा था कि ये पुलवामा अटैक से भी बड़ा अटैक एक होगा वोटरों पर, मुद्दा बनेगा। तो वो मुद्दा उस हिसाब से नहीं बन पाया जिस हिसाब से बीजेपी के लोग सोचे थे। हर जगह आप देखिए कि अलग अलग तरीके का लोकलाइज्ड मुद्दा हो गया। आप समझिए कि रांची जैसे सीट पर भी अगर चुनाव के बाद संजय सेठ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर वोटरों का लिस्ट से नाम गायब कर दिया गया, शहरी वोटरों का काटा गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो परेशान दिख रहे हैं। वो जो खास करके बीजेपी के कैंडिडेट को जो मुश्किलों का सामना आज करना पड़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि हर सीट पर कांटे की टक्कर है, तो उसका सबसे बड़ा जो वजह है, सबसे बड़ी जो वजह है वो महतो वोटर हैं। बीजेपी का जो सबसे मजबूत कैडर माने जाते थे झारखंड में महतो वोटर, वो महतो वोटर इस चुनाव से ये साफ हो गया कि वो भाजपा से छिटक चुके हैं। थोड़ा बहुत भी जो जुड़े हुए हैं वो आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो की वजह से ही जुड़े हुए हैं। तो इस हिसाब से भाजपा को बहुत ये नुकसान ये लोकसभा में दिखा, ये विधानसभा में बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। सुदेश महतो जी कितना इसको समेट पाते हैं। हालांकि मैं अभी देख रहा था जितने भी एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें आजसू को दिखाया जा रहा है कि गिरिडीह से आजसू को सीट मिल सकती है। प्रभात खबर भी जो एग्जिट पोल है वो दूसरे का ही है, तो वो उसमें भी दिखाया जा रहा है कि आजसू को, अगर आजसू वो सीट जीत जाती है तो आजसू कम से कम ये साबित करने में ज़रूर कामयाब हो पाएगी कि अभी भी जो है एक मजबूत पकड़ सुदेश महतो और उनकी पार्टी का है। लेकिन एक बहुत बड़ा झटका कहा जा सकता है कि इस चुनाव में ये देखकर लगा कि ये भाजपा को लगा है। तो जनाब महतो का जो उभार है ना केवल बीजेपी के लिए बल्कि आजसू के लिए भी एक बड़ा चिंता का कारण बन गया। आप देखिए कि जो ट्राइबल वोटर है जिस पर बीजेपी भी बराबर पकड़ रखती थी और वो वोटर भी कहीं ना कहीं एकदम एक तरफ हो गए हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। इस पूरे चुनाव की एक कमाई झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक है कल्पना सोरेन। चुनाव कितने सीट पर जीते नहीं जीते, लेकिन एक महिला नेत्री के तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा में यह हमेशा कमी रहा कि कोई एक महिला मुखर होकर बोलने वाली नहीं मिली। विधायक और सांसद जरूर बनी, ये महुआ माझी भी सांसद बनी, लेकिन ये कार्यक्रमों में जाकर दीप प्रज्वलित कर कर मंच का शोभा बढ़ाने का ही ज़्यादातर काम की, जैसा लोग बोल रहे हैं। लेकिन उस दिख रहा है लोग बोलते हैं मुखरता से उस हिसाब से नहीं बोली। लेकिन कल्पना सोरेन कम समय में आकर और जिस हिसाब से उन्होंने एक अलग छाप छोड़ी, नुकसान यहाँ पर बीजेपी को ये हुआ कि बाबूलाल मरांडी के आने के बाद भाजपा को लगा कि एक ट्राइबल सेंटिमेंट जगेगा और उस हिसाब से लोग जुड़ेंगे। बाबूलाल तो एक शामिल हुए, उसके बाद ये लगा बाबूलाल मरांडी को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तब लगा कि और ज़्यादा ऊर्जा दिखेगी। वो ऊर्जा दिखी भी। बाबूलाल मरांडी जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो खास करके बीजेपी के कैडरों में वो ऊर्जा दिखी, लेकिन ट्राइबल वोटरों को लग रहा है कि मुझे रिझाने में उस हद तक बाबूलाल जी कामयाब नहीं हुए। ये एक नुकसान। हम लोग ओवरऑल एक बातचीत कल करेंगे लाइव कि क्या कुछ हुआ इस पूरे चुनाव परिणाम में। आखिर में इन डाटा के आधार पर अगर आप कुछ बोलना चाहें पंडित जी। आफत अवसर लेके आया जेएमएम के लिए। आफत ये आया कि हेमंत जी जो सबसे बड़े स्टार प्रचारक थे वो जेल चले गए। अवसर ये आया कि कल्पना जी ने उसकी ऐसी भरपाई कर दी कि कहीं हेमंत जी की कमी नहीं खिली। न केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा को बल्कि राज्य को एक महिला नेता तो जरूर मिल गई। हाँ, बिल्कुल मिल गई। और जिस तरीके से वो मंचों पे भाषण देती हैं, यकीन मानिए कि हेमंत जी अगर बाहर रहते और वो स्वयं प्रचार करते तो उतना इफेक्टिव नहीं रहता जितना कल्पना जी इफेक्टिव थी। और वो अच्छा काम भी की और अच्छी तरीके से
जो कनेक्शन कार्यकर्ताओं का दिख रहा था, हो सकता है उसमें से कुछ एक कम कह सकते हैं कि भाई महिलाएं तो उस तरीके से खुल के बात, जैसे हेमंत जी का आदत है कि अपने कार्यकर्ताओं के कंधे पे हाथ धर देते हैं, किनारे चले जाते हैं, बैठ जाते हैं, हंसी मजाक कर, वो भले कार्यकर्ता कह सकते हैं, लेकिन आम तौर पे जो जनरल आदमी है, वोटर है, वो कल्पना जी को मतलब अच्छा उनको पसंद किया और उनको कल्पना जी ने अपनी ओर काफ़ी रिझाया भी। तो अब चुनाव परिणाम 4 तारीख को आने वाला है। आप यह सोच रहे होंगे कि भाई गांडे विधानसभा का उपचुनाव था, उस पर क्यों नहीं बात किया गया। उस पर हम लोग ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं कि गांडे में कल्पना सोरेन एज में हैं, बढ़त में हैं, और जो आंकड़े जो वहाँ के जो लोगों से बातचीत में जो दिखाई पड़ता है वो स्पष्ट है कि कल्पना सोरेन जो है वहाँ पे चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही हैं। बहरहाल आप अब तक लाइव में बने रहे, इसके लिए शुक्रिया।